हाय। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? फुल एनर्जी के साथ आए हो? खा पी के आया करो। वो खा पी के तुम लोग आते नहीं हो तो क्या बनेगा? कैसे हो सोनपरी? खा पी के आया करो। आज हम लोग फुल एनर्जी के साथ पढ़ेंगे क्षेत्र सदिश। ठीक, क्षेत्र सदिश के बारे में देखेंगे, एरिया वेक्टर। और हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? वैद्युत फ्लक्स के बारे में। उसके बाद हम लोग जाएंगे गॉस प्रमेय। गॉस प्रमेय किसे कहते हैं, गॉस प्रमेय का उसका व्यंजक ज्ञात करेंगे और गॉस प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का निगमन करेंगे। अगर इसके बाद टाइम बच जाता है और अगर आप लोग थकते नहीं हैं तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे गॉस के अनुप्रयोग। और अगर थक जाते हैं तो अनुप्रयोग को करेंगे कल। ठीक, तो आज हम लोग देखते हैं क्या? क्षेत्र सदिश। हेडिंग डालो चलो, क्षेत्र सदिश। क्षेत्र सदिश, इसको अंग्रेजी में एरिया वेक्टर कहते हैं। एरिया वेक्टर कहते हैं। अब देखो क्षेत्र सदिश क्या है। प्रत्येक पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो कैसा होता है? सदिश राशि। पहले हम लोग कक्षा 11वीं में कैसे पढ़ते थे? क्षेत्रफल कैसा है? अदिश राशि, ऐसे पढ़ते थे। लेकिन प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसा होता है? सदिश राशि होता है। इसकी दिशा कैसी होती है? तल के लंबवत बाहर की ओर। ठीक, जैसे एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं। ये हम लोग का कोई पृष्ठ है, इसका ये क्षेत्रफल है, तो इसका जो क्षेत्र सदिश होगा ये इस तल के लंबवत किधर की ओर होगा? अंदर की ओर नहीं, बाहर की ओर। लंबवत किधर की ओर होगा? बाहर की ओर। ये हम लोग का है कोई नीचे वाला, देखो ये नीचे वाला, ये नीचे वाला ऐसा है, तो इसका जो क्षेत्र सदिश होगा ये वाला ठीक, ये होगा तल के लंबवत किधर की ओर? बाहर, नीचे नहीं, बाहर की ओर। इस तल के बाहर है ना वो, नीचे कहाँ? भुइया में गड़े जाबे, जोजवी। ठीक, तो अब देखो क्षेत्र सदिश, इसका परिभाषा लिखो। इसका परिभाषा मैं लिखवा देता हूं, चलो। प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल, प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश राशि होता है। सदिश राशि होता है या होती है, जो भी लिखो, है ना। प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल एक सदिश राशि होती है और इसकी दिशा पृष्ठ के तल के लंबवत किधर की ओर? बाहर की ओर होती है। तल के लंबवत बाहर की ओर होती है। क्लियर है इतना चीज? क्लियर है? हाँ। तो प्रत्येक पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है कैसी राशि होती है? सदिश राशि। और इसकी दिशा जो है, पृष्ठ जो है उसके तल के लंबवत किधर की ओर होगी? बाहर की ओर। उधर नहीं हो, बाहर की ओर। ये तल है उसके बाहर की ओर, जोजवी। ठीक, ऊपर लदेख था। अच्छा, पहला चीज, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे ए से प्रदर्शित करते हैं, एरिया वेक्टर से। अच्छा, तुम्हारे बुक में वो दिया होगा डेल एस या डीएस ऐसे करके, तो मैं इसको ए से बता रहा हूँ। एरिया वेक्टर का ए दिखा देंगे सीधा, बहुत सुंदर सटीक। कहाँ से एस दुनिया भर का याद रखोगे? इससे अच्छा एरिया वेक्टर ए का डिजाइन दे दो, हो गया खत्म। क्लियर है इतना चीज? सबको समझ आया? किसी कोई दिक्कत, कोई दुख दर्द तकलीफ इससे रिलेटेड कुछ होगा तो मैं बताऊंगा, और अलग होगा तुम्हारा तो डॉक्टर के पास जाना ठीक। अब देखो, इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। अब समझो कैसा होगा। दूसरा चीज देखो इसी में, कहां बताऊं दूसरा चीज? देखो ये कैसा है, मान लो हम लोग का ये है, ये कैसा है? क्षेत्रफल है। ठीक, तो इस क्षेत्रफल का जो एरिया वेक्टर होगा वो इस तल के लंबवत किधर की ओर होगा? बाहर की ओर। ठीक, ये जितना है हम लोग का तल के लंबवत किधर की ओर होगा? बाहर की ओर होगा। मान लो ये हम लोग का ऐसे है, तो इसका तल हम लोग का कैसा है? ऐसे, मतलब ऐसे रखाया है, तो इसका तल का लंबवत किधर होगा? बाहर की ओर होगा। क्लियर है इतना चीज? सबको समझ आया? चलो अब आगे देखते हैं हम लोग। उसके बाद अगला हेडिंग डालो हम लोग का वैद्युत फ्लक्स। ठीक, अगला हेडिंग डालो वैद्युत फ्लक्स।
डाल लिए हेडिंग। चलो कैसे बताऊं, इसको मिटा दूं, इसको स्क्रीनशॉट ले लो फिर मिटाता हूं। मार्कर गिर जा रहा है। उसके बाद हेडिंग डालो। चलो हेडिंग डालो वैद्युत फ्लक्स। जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। पहले इसको फ्लक्स का मत पढ़ना, फ्लक्स है, ठीक। हेडिंग डालो फ्लक्स, फिर उसके बाद आगे बता रहा हूं। हो गया ये। अब देखो समझो, इसमें फ्लक्स का कहने का मतलब क्या है, समझते हो? चलो बता दो, फ्लक्स का मतलब क्या होता है, बताओ फ्लक्स का मतलब, फिर आगे बढ़ते हैं। फ्लक्स का मतलब होता है एक प्रकार का बहाव। समझो इसको, फील करो अंदर से। फ्लक्स का मतलब क्या होता है, बहाव। कैसे समझे, देखो मान लो पानी ऐसे बह रहा है मस्त डिजाइन से, अब समझो मान लो हम लोग एक लोहे का ऐसे छल्ला बनाए, रिंग छल्ला बनाओगे, फील करो इसको। मेरे पास छल्ला तो नहीं है, नहीं तो बता देता। चलो फील करो, छल्ला है एक मान लो, है ना, रिंग का छल्ला। अब पानी बह रहा है, अब इस रिंग के छल्ले को आप ऐसे रखोगे, देखो कैसे समझाऊं, ऐसे राउंड शेप में रखोगे, इस शेप में ऐसे करके, तो इससे बहुत मात्रा में पानी बहेगा। इस छल्ले के अंदर से बहुत मात्रा में क्या होगा, पानी बहेगा। क्लियर है इतना चीज? इस रिंग के छल्ले से बहुत मात्रा में पानी बहेगा। कब? जब इस रिंग के छल्ले को इस बहाव वाला जो पानी है इसके लंबवत रखेंगे। समझे इसको? ठीक। अच्छा, यदि इसी फ्लक्स को हम लोग ऐसे रख दें, समझो इसी फ्लक्स को मैं ऐसे रख दूं, मतलब इस रिंग को ऐसे रख दूं, तो इससे बहुत कम मात्रा में पानी बहेगा। तो अगर इस रिंग को लंबवत रखते हैं और जितनी मात्रा में हम लोग का पानी का बहाव चलता है, जितना पानी का बहाव उस रिंग से बाहर निकलता है, इसी की कुल संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं, फ्लक्स का कहते हैं। ठीक। अब इसी को हम लोग अगर उसमें लेकर जाएं, किसमें, वैद्युत में लेके जाएं, तो किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं, उस पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्लियर है इतना चीज? तो उसका परिभाषा लिखो, किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को ही उसका क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ का क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अच्छा, लास्ट में इसके एक तो जबरदस्त बताऊंगा, दो टाइप से। थीटा का मान कितना कितना होगा, 0 होगा और 90 होगा, तो दो कंडीशन में उसको बताऊंगा। 0 के लिए ही दो ठो लगाएगा, कैसे कैसे बोलना है उसको। ठीक, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ का क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्लियर है इतना चीज? पहला चीज समझो, इसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। इसको किससे प्रदर्शित करोगे, फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक। दूसरा चीज, अच्छा समझो, मान लो ये हम लोग का पृष्ठ है ऐसे, इस पृष्ठ से गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या, मान लो ऐसे करके हो रहा है, गुजर रहा है ये, या इस डायरेक्शन में दिखाओगे तो भी दिखा दो, तुम लोग का मन है जैसा भी दिखाओ। अभी जो उदाहरण बताया उस डायरेक्शन में बता दे रहा हूं, ये तो कुल बल रेखाओं की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स।
वैद्युत फ्लक्स का कहने का मतलब क्या है, किसी पृष्ठ से जितना बल रेखा गुजर रहा है ना, सब बल रेखाओं की संख्या को जोड़ दो, वही हम लोग का क्या है, वैद्युत फ्लक्स है। क्लियर हो गया उतना चीज, बस वही है। ठीक, इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो सूत्र होता है ये होता है फाई ई बराबर हो जाता है ई वेक्टर इंटू डी एस वेक्टर। अब समझो, यहां पर मैं इसको डॉट से क्यों दिखाया, तो डॉट से इसलिए दिखाया क्योंकि ये कैसी राशि है, ये अदिश राशि है। तीसरा पॉइंट छोड़ रहा हूं, चौथा पॉइंट लिख रहा हूं, यह कैसी राशि है, अदिश राशि है। यह अदिश राशि है, इसलिए इसको डॉट में दिखाया है, क्योंकि पढ़े हो कक्षा 11वीं में सदिशों का अदिश गुणनफल तो एक ऐसा होता है डॉट में, सदिशों का सदिश में क्रॉस होता है, यह होता है डॉट प्रोडक्ट, तो इसलिए इसको डॉट में दिखाएं। अब डॉट में दिखा रहे हैं तो कैसा होगा, इसको आगे बढ़ाओगे तीसरे नंबर पे, तो इसी को आगे बढ़ाओगे तो फाई ई बराबर होता है, वेक्टर क्वांटिटी हट जाएगा तो ई इंटू या ई डॉट डी एस क्या होता है, कॉस, सॉरी ए होगा, ये एरिया वेक्टर कॉस कितना, थीटा। क्लियर है इतना चीज, क्लियर हो गया इतना। अब समझो यहीं पर, समझो यहां पर कॉस थीटा क्या बता रहा है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्र सदिश एरिया वेक्टर की दिशा, इन दोनों के बीच बना कोण है। समझे नहीं समझे, देखो मान लो किसी ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ से वैद्युत क्षेत्र इधर की ओर चल रहा है, ये वैद्युत बल रेखाओं की संख्या है ये। ठीक, अब इसका जो हम लोग का पृष्ठ का क्या होगा, एरिया वेक्टर होगा, मतलब एरिया वेक्टर कहने का मतलब क्षेत्र सदिश, तो तल के लंबवत किधर की ओर होगा, बाहर। तो यहां पर जो कोण बनेगा थीटा, इसके लिए एक ठो के लिए ले लेते हैं हम लोग, यहां पर जो कोण बनेगा थीटा, ये ई वेक्टर और एरिया वेक्टर इन दोनों के बीच बना कोण है। क्लियर हुआ इतना चीज। पांचवा पॉइंट समझो, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पांचवा पॉइंट समझो। ये जो हम लोग का वैद्युत फ्लक्स है, देखो ये जो हम लोग का वैद्युत फ्लक्स है, यह कभी ऋणात्मक नहीं होता, यह कभी ऋणात्मक नहीं होता। अब समझो, यह शून्य हो सकता है लेकिन ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसको मानते हैं समीकरण 1। यह शून्य हो सकता है लेकिन ऋणात्मक नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि वैद्युत फ्लक्स का क्या है, किसी पृष्ठ से गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या है हमारा, समझे, कुल बल रेखाओं की क्या है, संख्या है। तो अगर किसी पृष्ठ से बल रेखाएं गुजर रही है तो जोड़ोगे तो धनात्मक आएगा, और अगर नहीं गुजर रही है बल रेखाएं तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन ऋणात्मक कभी नहीं होगा, या तो धनात्मक होगा या शून्य होगा, ऋणात्मक कभी नहीं होगा। क्लियर है इतना चीज, ये हो गया। अब देखो स्थितियां क्या क्या होती है, कंडीशन, इसमें स्थितियां क्या होगी, पहला जब थीटा का मान कितना हो जाए, 0 अंश, तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर हो जाएगा ई इंटू डी ए, कॉस कितना 0 अंश, और कॉस 0 का मान कितना होता है, कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक, तो यहां पर 1 आएगा और 1 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, इतना ही चाहेगा। अब समझो यहां पर कॉस किसके किसके बीच था, ई और डी ए के बीच। तो देखो इसी में यहां पर मैं साइड में बता रहा हूं, मान लो क्षेत्र सदिश इधर है, वैद्युत क्षेत्र इधर है, और हम लोग एक पृष्ठ को ऐसे रखते हैं, तो इसका एरिया वेक्टर भी किधर होगा, इधर की ओर। समझे इस चीज को, नहीं समझे, देखो दो कंडीशन में बता रहा हूं, इसका परिभाषा कैसे बनेगा। ये हम लोग का क्या है, ई वेक्टर विद्युत क्षेत्र। अब अगर इस पृष्ठ को ऐसे रख दूं, समझो ऐसे रख रहा हूं, मतलब इस तल के कैसे रख रहा हूं, लंबवत, तो इसका एरिया वेक्टर किधर निकलेगा, तल के बाहर। तो देखो एरिया वेक्टर भी इधर है और विद्युत क्षेत्र भी इधर है, तो दोनों के बीच का बना कोण कितना है, थीटा बराबर 0, तब फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, डी ए। मतलब उस कंडीशन में हम लोग का विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, अधिकतम। मतलब किसी पृष्ठ से विद्युत बल रेखाएं कब ज्यादा निकलेंगी, जब उसको एक समान विद्युत क्षेत्र के कैसे रखते हैं, लंबवत। ठीक, तो दो परिभाषा कैसे बनेगा,
वैद्युत क्षेत्र के लंबवत जब पृष्ठ को रखते हैं, मेरे बातों को समझना, शब्दों को क्या क्या बोल रहा हूं। वैद्युत क्षेत्र के लंबवत जब पृष्ठ को रखते हैं तब हम लोग का फाई ई का मान, वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, अधिकतम होगा। लंबवत किसको रख रहे हैं, समझो, लंबवत किसको रख रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत किसको, अरे छोड़ो, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत किसको रख रहे हैं, पृष्ठ को रख रहे हैं। तो वैद्युत क्षेत्र के लंबवत पृष्ठ को रखोगे तो वैद्युत फ्लक्स का मान कैसा होगा, अधिकतम होगा। और अगर इस क्षेत्र सदिश को इसके समांतर रख दे, देखो लंबवत में भी समांतर में भी, अगर यह क्षेत्र सदिश वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो, देखो क्षेत्र सदिश इधर है और वैद्युत क्षेत्र भी किधर है, इधर, तो उस कंडीशन में फाई ई का मान क्या होगा, अधिकतम होगा। क्लियर है। तो हम लोग एक बार किसके लिए लेंगे, एक बार हम लोग पृष्ठ को लेके चलेंगे ई के लिए, फिर एक बार क्षेत्र सदिश को लेके चलेंगे ई के लिए। ठीक, तो देखो इसको दो टाइप से कह सकते हो, दो टाइप से क्या कह सकते हो, ये तब हम लोग का फाई ई का मान हम लोग को कैसा प्राप्त होगा, अधिकतम प्राप्त होगा। अब कैसे कैसे होगा, देखो पहला हम लोग क्या क्या लेंगे, पृष्ठ और इसको लेके चलेंगे। तो जब देखो, जब वैद्युत क्षेत्र के लंबवत पृष्ठ को रखते हैं तो फाई ई का जो मान है वो कैसा प्राप्त होगा, अधिकतम। फाई का मान अधिकतम प्राप्त होता है। क्लियर है इतना चीज। अच्छा, इसी को दूसरे टाइप से कैसे लिखोगे, ये पहला टाइप है, ये पहला टाइप है और ये दूसरा टाइप है। इसी को दूसरा टाइप से कैसे लिखोगे, अब देखो वैद्युत क्षेत्र उधर है, अब इसको रख रहे हैं तो पृष्ठ के हम लोग का तो लंबवत रख दिया, क्षेत्र के लंबवत पृष्ठ को रख दिए तो हम लोग का अधिकतम प्राप्त होगा। अब ये पृष्ठ तो लंबवत है लेकिन क्षेत्र सदिश कैसा है, समांतर है, ई भी उधर है और इसका एरिया वेक्टर किधर जाएगा, लंबवत बाहर के, तो वो भी बाहर हो जाएगा। तो ये हम लोग का कैसा होगा, जब क्षेत्र सदिश वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो, जब क्षेत्र सदिश जो है वो हम लोग का वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो, वैद्युत क्षेत्र के कैसा हो, समांतर हो, तो फाई ई का मान कैसा प्राप्त होता है, अधिकतम प्राप्त होता है। यह है इतना चीज। अब न्यूनतम के लिए देखेंगे, ठीक, चलो इसको नोट करो, फिर एक बार न्यूनतम के लिए देखेंगे, एक स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ये हो गया। अब देखो फाई ई का मान न्यूनतम का होगा, स्थिति या फर्क है। अब हम लोग देखेंगे स्थिति दूसरा, जब थीटा का मान कितना हो, 90 अंश, तो फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, ई इंटू पी ए, cos 90 और cos 90 का मान 0 तो पूरा पर क्या हो जाएगा, 0। तो फाई ई का वैल्यू कैसा हो जाएगा, 0। इस कंडीशन में फाई ई का मान कैसा प्राप्त होता है, न्यूनतम, अर्थात शून्य प्राप्त होता है। अब शून्य कैसे होता है समझो, यह हम लोग का सदिश है, फाई ई का मान न्यूनतम का होगा। cos 90 किसके पर बीच बन रहा है, ई और डी ए, डी ए क्या है, क्षेत्र सदिश है, तल के लंबवत। तो जब ये ऐसा हो, समझो ऐसा हो, मतलब ई वेक्टर का डायरेक्शन इधर देखो, ई वेक्टर का डायरेक्शन कैसा हो, इस ओर, और इस तल के लंबवत क्षेत्र सदिश कैसा होगा, इस ओर, मतलब ये इस ओर ए, तो इसके बीच बना कोण कितना होगा, 90। उस कंडीशन में कैसा होगा, न्यूनतम। ये लंबवत के लिए बात। अब समांतर के लिए बात करें तो कैसा होगा, जब वैद्युत क्षेत्र इधर हो और ये जो हमारा पृष्ठ है, ये पृष्ठ भी कैसा हो,
वैद्युत क्षेत्र के समांतर ऐसा वैद्युत क्षेत्र का तुम लोग को समझाने के लिए कैसे कैसे पैसे बता रहा हूँ मैं सर्टिंग कर रहे हैं। ठीक, ये पृष्ठ है, मान लीजिए ये पृष्ठ है। तो देखो पृष्ठ का तल जो है एरिया वेक्टर ये इसके लंबवत है तो 0 होगा, क्योंकि 90 रखते हैं तो 0। लेकिन ये पृष्ठ कैसा है, समांतर है, तब भी हम लोग कैसा है 0। दो कंडीशन है बस, यही दो कंडीशन लिख दें। टाइप 1 करके लिखो, टाइप 1 करके लिखो हमारे पूर्वक बच्चे लोग क्या लिखोगे, जब क्षेत्र सदिश, जब क्षेत्र सदिश वैद्युत क्षेत्र के लंबवत है, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत हो तो फाई ई का मान कैसा प्राप्त होगा, न्यूनतम प्राप्त होगा। क्लियर है। अब इसमें टाइप 2 देखो, ऐसे लिख सकते हो या ऐसे लिख सकते हो। टाइप 2 क्या लिख सकते हो, जब पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र में कैसा हो, समांतर। अब समांतर तो थीटा का मान 0 मत रखना, क्योंकि थीटा किसके किसके बीच है, ई और डी ए के बीच में है। और ये हम लोग सब पृष्ठ का बात कर रहे हैं, पृष्ठ तो समांतर है लेकिन इसका क्षेत्र सदिश इधर है, एरिया वेक्टर ऊपर की ओर है, ई इधर की ओर है, वही दोनों के बीच बना कोण थीटा होगा। ऐसा नहीं 0 मत मान देते। हो गया। ये होगा जब पृष्ठ जो है वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो तो फाई ई का मान कैसा होता है, न्यूनतम। अक्षर पर कभी शक ना करना, क्योंकि अक्षर मेरा तुम लोग से मस्त होगा, एक बस बोर्ड में थोड़ा सा जल्दी लिखना है। क्लियर है इतना चीज, ठीक। अच्छा एक चीज और, टेलीग्राम में ग्रुप बन चुका है आप लोगों का, ठीक, तो वहां पर आप ज्वाइन हो सकते हैं और आपको इम्पोर्टेंट उसमें से क्वेश्चन या बीच बात में कुछ हम लोग का टेस्ट होगा, उसके बारे में हम लोग का बताएंगे आगे, है ना। तो टेलीग्राम लिंक ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ग्रुप बना रहेगा, जाके ज्वाइन हो जाए और उसमें आप लोग को नोट्स दिया जाएगा, क्वेश्चन दिया जाएगा और हम लोग का टेस्ट होगा, ठीक। तो टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन भी हम लोग दे देंगे। एक चीज़ और समझिए आप लोग के लिए, ठीक। आप लोग का कितना पेपर होना है, टोटल 10 पेपर होना है यहाँ कोचिंग में। 10 पेपर कितना कितना होगा मैं बता दे रहा हूँ आप लोग को। ये हो गया, देखो 10 पेपर आप लोग का कितना कितना होना है, देखो मैं क्लियर बता रहा हूँ। हर सोमवार को आप लोग का टेस्ट होना है, ये चीज़ हमेशा क्लियर रहेगा, चाहे पानी गिरे, झक्खर गिरे, कुछ भी हो। हाँ इमरजेंसी कुछ होता है तब की बात अलग है, या मैं बाहर गया था, बाकी हर सोमवार को तुम लोग का टेस्ट करना है। क्लियर है इतना चीज़। अब देखो समझो, तुम लोग का त्रैमासिक पेपर 2 बार होगा, त्रैमासिक पेपर 2 बार होगा, अर्धवार्षिक पेपर तुम लोग का 2 बार होगा और वार्षिक को छोड़ो। पूरे पाठ से अंतर कितना होगा, 1 बार होगा। क्लियर है। पूरे पाठ से गुण और उपयोग, लाभ हानि, ये सब कितना होगा, इसका 1 पेपर होगा। दोनों मिला के 2 पेपर होगा। कितना पेपर हो गया, 2 2 4 2 6 पेपर हुआ। उसके बाद मॉडल पेपर होगा, मॉडल पेपर तुम लोग का 3 होगा। कितना करेगा मॉडल पेपर, तो करेगा। चलो मॉडल पेपर नहीं, ये भी रहेगा मॉडल पेपर। मॉडल पेपर हम लोग का 3 रहेगा और फाइनल पेपर जो रहेगा ये होगा 1। ठीक, तो टोटल हम लोग के पास कितना पेपर होगा, 2 2 4 1 5 1 6 3 9 और 1 10। टोटल 10 पेपर तुम लोग का होना है। क्लियर है इतना। टोटल 10 पेपर होना है तुम लोग का। और आइए इस कोचिंग सेंटर में आप लोग का 10 पेपर होगा टोटल। हर साल होता है ना, हर साल 12वीं कक्षा में ऐसा 10 पेपर होना है।
ठीक। और इस पेपर का जो फोटो होगा सब, है ना, डॉक्यूमेंट बना के तुमको हम लोग टेलीग्राम में देंगे। यह है इतना चीज़। तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वीडियो के नीचे, आप लोग ज्वाइन हो जाए। और अपने आसपास जो भी 12वीं के हैं उनको भी बोलिए। 12वीं और 11वीं का जो फिजिक्स है वो बहुत जरूरी है। ठीक, तो इतना हो गया। इसके बाद अगला हेडिंग डालो गॉस प्रमेय। गॉस प्रमेय के बारे में हेडिंग डालो गॉस प्रमेय। ये हो गया। अब हम लोग आगे बात करेंगे गॉस प्रमेय के बारे में। ठीक, चलो हेडिंग डालो गॉस प्रमेय। गॉस प्रमेय जो था, इसका नियम हम लोग का दिया था कार्ल फ्रीडरिच गाउस ने। ये 1777 से 1855 के बीच में, शायद उनका आयु काल था मेरे ख्याल से। ठीक, हेडिंग डालो गॉस प्रमेय। ठीक, गॉस प्रमेय। गॉस प्रमेय में क्या होता है, किसी आवेश और उस आवेश के कारण किसी पृष्ठ से गुजरने वाले क्या चुंबकीय फ्लक्स का, इन दोनों के बीच संबंध दर्शाने के लिए एक क्या किया था, नियम प्रतिपादन किया था, जिसी को हम लोग क्या कहते हैं, गॉस प्रमेय कहते हैं। ठीक, इसका प्रतिपादन किया था कार्ल फ्रीडरिच गाउस या गॉस ऐसे करके भी कह सकते हो, है ना। तो कार्ल फ्रीडरिच गाउस, इन्होंने हम लोग का क्या किया था, नियम प्रतिपादन किया था। इस नियम के अनुसार हम लोग का क्या था, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक, देखो लिखो आ रहा हूं, चलो। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक, किसी पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। ठीक, जैसे मान लो किसी पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का फाई E है, उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश Q है, तो वो हो जाएगा 1/ε0 के गुना। ठीक, तो इसको एक साथ हम लोग कर देते हैं Q बटे क्या, ε0। यही है हम लोग का। ठीक, इसी को हम लोग को सिद्ध करना है अर्थात करके। क्लियर है इतना चीज? हाँ, तो यही है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। ठीक, क्लियर है इतना? अब देखो आगे, मान लो एक बिंदु O है और R त्रिज्या का एक हम लोग गोला खींच देते हैं, ऐसे समझो, एक एग्जांपल के लिए ये समझो। ठीक, इस गोले के पृष्ठ पर एक बिंदु ले लेते हैं P, जिस पर हम लोग का क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम लोग देखेंगे, और उसके बाद इस पृष्ठ पर एक अल्पखंड लेंगे और उस अल्पखंड का हम लोग क्या करेंगे, गॉस प्रमेय वगैरह लगाएंगे। ठीक, उसका हम लोग ये देखेंगे। अब देखो यहीं से आगे, अब आगे क्या होगा, तो इसमें माना फलाना लिखना पड़ेगा, है ना, तो रख दे। अब देखो यहीं पर हम लोग रखते हैं, माना इस बिंदु O पर हम लोग क्या करते हैं, प्लस Q आवेश रखते हैं। देखो तो इसी में लिखना पड़ेगा। ठीक, चित्र देखो, चित्र यहां बनाओगे, मैं यहां बना दिया हूं चित्र, माना फलाना लिखेंगे जाएंगे। देखो माना बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखा है, स्थित है, जिससे R दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है।
ठीक, देखो क्या है, माना एक बिंदु O है जिस पर हम लोग क्या रखे हैं, प्लस Q आवेश रखे हैं, उससे R दूरी पर एक बिंदु हम लोग क्या लिए हैं, P लिए हैं। ठीक, तो इस गोले के पृष्ठ पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। एक बिंदु P है, तब इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की क्या देखेंगे, तीव्रता। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग क्या देखे थे, किसी बिंदु आवेश के कारण E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे कितना, R²। मानेंगे समीकरण 1। क्लियर है इतना चीज, सबको समझ आया। अब देखो, इस गोलीय पृष्ठ पर हम लोग एक अल्पखंड लेते हैं, यहां से यहां देखो, इस गोलीय पृष्ठ पर एक अल्पखंड लेते हैं, इतना को इस गोलीय पृष्ठ पर अल्पखंड हम लोग मान लेते हैं DA, है ना। तो देखो, माना इस गोलीय पृष्ठ पर कर दो, माना इस गोलीय पृष्ठ पर एक अल्पखंड, एक क्या ले लेते हैं, अल्पखंड DA की कल्पना करते हैं, तब इस अल्पखंड DA से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का, इस अल्पखंड DA से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का। अब देखो, गुजरने वाला हम लोग क्या देखेंगे, विद्युत फ्लक्स। अब देखो, ये छोटा सा अल्पखंड है, तो इस छोटे से अल्पखंड के कारण यहां से गुजरने वाला एक अल्प विद्युत फ्लक्स होगा। तो ये हो जाएगा हम लोग का d फाई ई बराबर हो जाएगा कितना, फाई का वैल्यू कितना लाए थे, तो ये लाए थे E इंटू DA कॉस कितना, थीटा। अब कॉस थीटा हम लोग देखें क्या है, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्र सदिश, इन दोनों के बीच बना क्या है, कोण है। क्लियर है इतना चीज। अब देखो, विद्युत क्षेत्र हम लोग का कैसा है विद्युत क्षेत्र, देखो इस प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र किधर जाएगा, इधर की ओर जाएगा। अच्छा, ये अल्पखंड है, तो अल्पखंड, अब देखो अल्पखंड में हम लोग का कैसा होता है, ये मान लो एक है, ये हम लोग का क्या है, क्षेत्र सदिश, सॉरी ये अल्पखंड है, ऐसे करके स्पर्श रेखा खींच दें तो अल्पखंड कहलाता है ना। तो ये हम लोग का तल बनता है उसका, तो इस तल के लंबवत हम लोग का क्या होगा, क्षेत्र सदिश। अगर इसमें अल्पखंड यहाँ लेते हैं तो इस पर स्पर्श रेखा खींचोगे तो वो क्या बनेगा, तल, और इसका क्षेत्र सदिश क्या होगा, इसके लंबवत। अगर यहाँ पर प्लस Q है तो इस पर हम लोग का क्षेत्र रेखा किधर होगा, E की ओर। इधर कितना होगा, E की ओर। इधर कहीं पर लोगे तो E रहेगा, और यहाँ पर भी हम लोग का क्षेत्र, तो सब हम लोग का किधर जाएगा, एक समान जाएगा। तो E भी उधर है, और यहाँ पर जो निकलेगा हम लोग का, इसका क्या, क्षेत्र सदिश, वो भी किधर होगा, उसी डायरेक्शन में होगा। क्लियर है इतना चीज। तो ये हो जाएगा हम लोग का d फाई E बराबर E इंटू DA कॉस कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में हैं तो कॉस का मान क्या हो जाएगा, 0। तो अगले में हो जाएगा d फाई E बराबर कितना हो जाएगा, E इंटू क्या हो जाएगा, DA। समझे, ये तो था अल्पखंड से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। अब संपूर्ण गोलीय पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स देखेंगे, है ना। तो उसी में अगला स्टेप देखेंगे, अतः संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। अब देखो, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कैसा होगा, ये हो जाएगा टोटल फाई ई, और संपूर्ण पृष्ठ से गुजर रहा है तो हम लोग इसको बंद समाकलन लेंगे कितना, d फाई ई। तो ये हो जाएगा हम लोग का फाई ई बराबर d फाई ई का वैल्यू रख दो कितना, E इंटू DA। क्लियर है इतना चीज, सबको समझ आया। अब देखो अगले में क्या होगा, इसी के आगे इधर बताता हूं। E हम लोग का बाहर आ जाएगा, तो फाई ई बराबर हो जाएगा, E बाहर आएगा और बंद समाकलन कितना हो जाएगा, DA। क्लियर है इतना चीज। अब देखो, फाई ई बराबर हो जाएगा E इंटू 4 पाई R², जहां
जहाँ हम लोग का ये जो बंद समाकलन है डी ए, ये क्या है 4πr²। कहाँ से? क्योंकि ये अल्पखंड था, अब ये पूरा कैसा है गोल है, तो गोले का क्या हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र कितना होता है 4πr²। क्लियर है इतना चीज़? समझ आया ये? चलो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। एक स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करो इसको, आगे बढ़ते हैं फिर। हो गया? अब देखो इसी में आगे इसी में आगे क्या होगा हम लोग का, देखो यहाँ से तो ये हो जाएगा फाई ई बराबर, ई का मान यहीं पर समीकरण 1 में हम लोग क्या देखे थे 1/4πε0 उसी मान को यहाँ पर रखेंगे ई के जगह में, तो 1/4πε0 गुणित ये हम लोग का है कितना 4πr², तो इसको कर देते हैं 4πr²। क्लियर है? बेचारा 4π से 4π शहीद हो गया, r² से r² शहीद हो गया, तो फाई ई बराबर हम लोग का हो जाएगा कितना Q/ε0। टाइगर अभी जिंदा है तो ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक, यही हम लोग का क्या है, यही क्या है गॉस का प्रमेय है। यही गॉस का प्रमेय है। क्लियर हो गया इतना चीज? बस, ज़्यादा कुछ नहीं, ज़्यादा हार्ड नहीं है जी, एकदम सरल है। तुम लोग को हार्ड जैसा लगता है, लगता है ना? हाँ बस, इतना हार्ड नहीं है, सरल है। हो गया? अब देखो इसके बाद हम लोग याद करेंगे कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम क्या है, इसी को उल्टा कर दो तो क्या बन जाएगा हम लोग कूलाम का नियम। इसको उल्टा कर दो, जैसे इधर से करते करते आए हैं लास्ट यहाँ लाए हैं ना, अब इसी को रिवर्स करेंगे तो यही हम लोग का क्या बनेगा कूलाम का नियम। ठीक, इसको नोट करो। फिर अगला हेडिंग डालते हैं गॉस प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति, या गॉस प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का क्या व्यंजक। ठीक, इसको नोट करो। ये हो गया। अब अगला हेडिंग डालो गॉस प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति, या गॉस प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का निगमन, जो भी डालो। चलो अच्छा, एक चीज़ और देख लो इसी में, छोटा सा एक चीज़ और देखो। गॉस प्रमेय में हम लोग अभी क्या रखे थे, एक धनावेश रखे थे। क्या होगा अगर एक वैद्युत द्विध्रुव रख दें उसमें, थोड़ा सा उटपटांग उपाय करेंगे तब तो बनेगा। अब समझो, मान ले बंद पृष्ठ है, इसमें अगर हम लोग एक वैद्युत द्विध्रुव रख दें ये, तो उस कंडीशन में इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा। तो याद रखो, जब किसी गॉस बंद पृष्ठ में अगर हम लोग वैद्युत द्विध्रुव रखते हैं तो उससे गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग वैद्युत फ्लक्स क्या कहता है, किसी पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या है, कुल संख्या है ना। अब यहाँ पर देखो, धन आवेश से हम लोग का बल रेखा निकलेगा, ऋण आवेश में समाप्त होगा, धन आवेश से निकलेगा ऋण आवेश में, धन आवेश से ऋण, धन से ऋण, धन से ऋण, बस ऐसी होगा। ये ऐसे तो चलता है ना, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण पढ़े हो ना पिछले चैप्टर में, पिछले सेक्शन में, तो बस वही तो है सेम। अब देखो, धन रेखाएं प्लस से निकलकर माइनस में खत्म हो जा रही है, क्या ये इस पृष्ठ को क्रॉस कर रही है या इस पृष्ठ से गुजर रही है? नहीं गुजर रही है। जब पृष्ठ से गुजर ही नहीं रही है तब मुर्दई हो फाई ई के मान तो जीरो रही ना, बदल ही का फाई ई के मान, हाँ नहीं बदलेगा, तो हम लोग का क्या होगा, फाई ई का मान उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर है इतना चीज? ठीक, बस। अच्छा, ये गॉस का प्रमेय केवल बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है ना, ऐसे नहीं भरभंगा खोल दिया कन्हू अगले भरभंगा खोल दिया कहने का मतलब कहीं पर खुला छोड़ दोगे तो गॉस का प्रमेय लागू नहीं होता। यह केवल और केवल किसके लिए है,
बंद पृष्ठ के लिए है। क्लियर है इतना चीज़? सबको समझ आ गया ना? चलो अब अगला हेडिंग डालो, कूलाम का नियम, मतलब गॉस प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति। गॉस प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति। हेडिंग डालो, गॉस प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की क्या? व्युत्पत्ति। अब कूलाम के नियम का व्युत्पत्ति देखना है हम लोग को, कैसा कैसा धनिया पत्ती हुआ है उसको। क्लियर है इतना चीज? चलो देखते हैं। अब देखो इसी में आगे फिर वही सेम प्रोसेस, वही चित्र रहेगा, वही सब कुछ रहेगा हम लोग का, ज़्यादा अंतर नहीं है हम लोग का। ठीक, अब देखो मान लो ओ एक क्या है? केंद्र है जिस पर प्लस क्यू आवेश रखा है, इससे आर दूरी पर एक बिंदु क्या है? पी है। ठीक, मान लो ओ केंद्र तथा आर त्रिज्या, आर को त्रिज्या मानकर एक हम लोग क्या करते हैं? गॉसी पृष्ठ की क्या करते हैं? रचना करते हैं। गॉसी पृष्ठ मतलब कैसा पृष्ठ? जो गॉस के प्रमेय का पालन करे उसको हम लोग क्या कहेंगे? गॉसी पृष्ठ। ये हम लोग का केंद्र को थोड़ा सा इधर कर देते हैं और ये प्लस क्यू आवेश। ठीक, अब देखो प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र किधर होगा? बाहर की ओर, उस ओर। क्लियर है इतना? अच्छा, अब देखो यहां पर एक टेस्टिंग चार्ज हम लोग रखते हैं क्यू नॉट, बाकी इसको मैं बाद में लिखाऊंगा लास्ट में, लेकिन शुरू में स्टार्टिंग में इसको बताना पड़ेगा। क्लियर है इतना चीज? तो चित्र बनाओ फिर इसके आगे बढ़ते हैं। चित्र बनाओ फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? अब देखो इस पर एक हम लोग अल्पखंड ऐसे भी मान सकते हो, ऐसे भी मान सकते हो, तुम लोग कैसे भी मानो ना, मैं साफ कह दे रहा हूं। अल्पखंड तुम लोग ऐसे करके है तो इसमें ऐसे भी मान सकते हो अल्पखंड। ठीक, या तुम लोग को अगर बुक जैसा मानना है तो ऐसे भी मान सकते हो। देखो क्यू नॉट है, ये पी है, यहाँ पर से ऐसा है, तो तुम लोग अल्पखंड इसको चाहो तो ऐसे भी मान सकते हो। देखो मैं बता दे रहा हूँ, ये ऐसा 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 भी मान सकते हो अल्पखंड, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। ठीक, अब देखो इसमें माना फलाना लिखेंगे। चलो लिखो, माना एक बिंदु ओ जिस पर प्लस क्यू आवेश है। लिखो माना एक बिंदु ओ जिस पर प्लस क्यू आवेश है, जिससे आर दूरी पर एक बिंदु क्या है? पी है। जिससे आर दूरी पर एक बिंदु क्या है? पी है। ठीक, उसके बाद पूर्ण विराम करो, पैराग्राफ चेंज करो और लिखो ओ को केंद्र तथा आर को त्रिज्या मानकर एक गॉसीय पृष्ठ की रचना की। ओ को केंद्र तथा आर को त्रिज्या मानकर एक गॉसीय पृष्ठ की हम लोग क्या किए? रचना किए। हो गया? क्लियर है इतना? हाँ, गॉसीय पृष्ठ की रचना की। अब फिर उसमें वही करेंगे, माना एक अल्पखंड वगैरह लेंगे, पैराग्राफ चेंज करके लिखो माना इस पृष्ठ पर एक अल्पखंड डीए, इसको ले लेंगे हम लोग डीए अल्पखंड। देखो इसको लिखवा रहा हूं, माना इस पृष्ठ पर एक अल्पखंड, इस पृष्ठ पर एक अल्पखंड डीए है। ठीक, तो इस अल्पखंड से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का, तो इस अल्पखंड से गुजरने वाला, इस अल्पखंड से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, इस अल्पखंड से गुजरने वाला क्या? वैद्युत फ्लक्स का। अब देखो इस अल्पखंड से जो वैद्युत फ्लक्स का गुजरेगा वो कैसा होगा? अल्प होगा। अब छोटा सा खंड ले रहे हो तो छोटा सा में वैद्युत फ्लक्स का भी छोटा सा तो गुजरेगा ना, तो हम लोग का ये भी कैसा होगा? डी फाई ई, अल्पखंड से गुजरने वाला अल्प वैद्युत फ्लक्स। अब ये क्या होगा? ई इंटू डी ए, और ये क्या होगा? कॉस थीटा। अब देखो ये फिर अल्पखंड है, अगर ये अल्पखंड है तो इसका स्पर्श रेखा खींचोगे तो कैसा होगा? यही स्पर्श रेखा तुम्हारा क्या बनेगा?
इसका तल बनेगा। और क्षेत्र सदिश क्षेत्र सदिश किसका होता है? इस तल के लंबवत बाहर की ओर। मतलब क्षेत्र सदिश हम लोग का किधर होगा? ए वेक्टर उधर की ओर होगा। तो एरिया वेक्टर और ई इसके बीच बना कोण कॉस थीटा, तो ये डी ए बाहर की ओर होगा, एरिया वेक्टर डी ए ऐसे कर सकते हो, या ऐसी ए वेक्टर करोगे तब भी चल जाएगा। तो देखो डी फाई ई बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा ई इंटू डी ए कॉस कितना 0 अंश होगा, क्योंकि थीटा का मान कितना आ जाएगा 0, दोनों समांतर हैं, एरिया वेक्टर और क्षेत्र सदिश, सॉरी एरिया वेक्टर और ये विद्युत क्षेत्र दोनों समांतर है। तो डी फाई ई बराबर ई इंटू डी ए कॉस 0 अंश। क्लियर है इतना चीज? अब आगे देखो, यहीं पर हम लोग कर देते हैं डी फाई ई बराबर ई इंटू डी ए, क्योंकि कॉस 0 का वैल्यू कितना आता है? 1 आता है। क्लियर है इतना चीज? कॉस 0 का वैल्यू कितना आता है? ए आता है। दिख रहा है ये? नहीं दिख रहा है? चलो थोड़ा सा ऊपर में लिख देता हूँ, अभी जगह है हम लोग के पास बहुत, यहाँ लिख देते हैं। देखो यहाँ से हो जाएगा डी फाई ई बराबर ई इंटू डी ए होगा। इतना चीज क्लियर है? अब ये छोटे से पृष्ठ से गुजर रहा है, हम लोग संपूर्ण क्या लिए हैं? अल्पखंड लिए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? संपूर्ण पृष्ठ लेंगे, तो पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का, अतः संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स, तो कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा? फाई ई, जो होगा समाकलन किसके? ई इंटू डी ए के। और कैसा समाकलन? बंद समाकलन। अब देखो ई बाहर आ जाएगा हम लोग का, इसका कोई काम नहीं है, बंद समाकलन डी ए फाई ई। अब मैं फिर बताया था, ये जो डी ए है ये क्या है? पूरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अब पूरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसको मानेंगे समीकरण 1। क्लियर है इतना? अब क्या करेंगे? अब यहीं पर देखो गॉस प्रमेय की सहायता से बोला है, तो सहायता किसका ले रहे हैं? गॉस प्रमेय का। सुख दुख का साथी अभी गॉस प्रमेय है, तो हम लोग क्या करेंगे? गॉस प्रमेय को यहां लाएंगे। अब गॉस प्रमेय से देखो, अब गॉस प्रमेय से क्या होगा? तो गॉस प्रमेय से होगा फाई ई बराबर कितना होता है? क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। किसी पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश Q का एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। क्लियर है इतना चीज? सबको समझ आ गया ना? इसको मानेंगे समीकरण कौन सा? 2। समीकरण 1 और 2 से देखो, अब समीकरण 1 व कहां से? 2 से। समीकरण 1 कितना है? देखो समीकरण 1 और 2 से ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। ये दोनों जमन आगुले बराबर है, तो इहू दोनों मन आपस में बराबर हो ही मोर दई। चलो तो ये हो जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर, ये कितना हो जाएगा इधर? क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ई को रखो, इसको इधर लाओ, तो देखो 1/4 पाई हो गया। एप्सिलॉन नॉट को इसके जगह में कर दो, आर को इसके जगह में, तो एप्सिलॉन नॉट को इसके जगह में करोगे तो एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे क्या हो जाएगा? ये यहाँ आएगा तो आर स्क्वायर। समझे? अब देखो, अब इसी का तुलना करेंगे, क्योंकि हम लोग का सूत्र में क्या आता है? कूलाम के नियम में सूत्र क्या आता है? यहाँ पर क्यू नॉट भी आता है ना, वही क्यू नॉट हमको चाहिए, तो यही क्यू नॉट का वैल्यू करेंगे। माना बिंदु P पर परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखा है। अब देखो, माना बिंदु P पर परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखा हो, तो अब यहां पर परीक्षण आवेश लगा है, तो इसके कारण ये इस पर बल लगेगा। क्यों? ये धन है, ये भी धन है, तो धन धन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, ये इसको धक्का देगा, चल भाग दोती करके, धक्का देगा, चल भाग दोती करके, तो ये भाग दोती करके इधर आएगा, तो उस पर लगने वाला बल, उस पर लगने वाला बल, अब उस पर कैसा बल लगेगा? तो ये हो जाएगा F बराबर कितना पढ़े हो? क्यू नॉट इंटू ई
बस वही तो है। अब मान रख दो F बराबर क्यू नॉट का क्यू नॉट करो इंटू ई का मान कितना है ये, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर। तो F बराबर हो जाएगा, इसको यहाँ पर कर दो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर। यही क्या है हम लोग का, यही तो कूलाम का नियम है बाबू लोग। यही क्या है, यही हम लोग का कूलाम का क्या है, नियम है। क्लियर है इतना चीज, सबको समझ आया? किसको कहाँ क्या समझ नहीं आया देखो इसमें एक बार देखो, यहाँ से स्टार्ट हुआ है यहाँ और फिर वहाँ, क्या समझ नहीं आया इसमें देखो, फिर उसके बाद मेरे को बताओ, जो समझ नहीं आया उसी को फिर समझाएंगे। क्लियर है? ठीक, आए थक गए? लो चलो आज इतना ही, देखो ज़्यादा नहीं बताएंगे। अब समझो इसमें ये क्या चीज़ है हम लोग का, ये था गॉस प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की वस्तु। हाँ ठीक है, ज़्यादा देखो ऐसा है, कम पढ़ो लेकिन सॉलिड पढ़ो। अब मैं तुम लोग को ज़बरदस्ती 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ाऊंगा और तुम्हारा कैपेसिटी 1 घंटा का है, अब 1 घंटा से उधर का तुम सकते नहीं हो, तो अब मैं तुम लोग को घिस घिस के 1.5 घंटा पढ़ाऊंगा, वो भी कोई मतलब का नहीं है। तो जितना तुम्हारा कैपेसिटी है उतना ही पढ़ो। 1 घंटा में तुमको अच्छा लग रहा है, 1 घंटा के बाद बोर हो जा रहे हो तो 1 घंटा पढ़ो। जिस दिन तुम्हारा जोश ज़्यादा एनर्जी रहेगा उस दिन ज़्यादा पढ़ा देंगे, 2 घंटा 2.5 घंटा। ठीक, अब समझो इसमें यह हो गया हम लोग का गॉस प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की सीमाएं। अब कल के सेक्शन में हम लोग क्या चालू करेंगे, कल के सेक्शन में हम लोग देखेंगे रेखीय आवेश घनत्व क्या है और क्षेत्रफल आवेश घनत्व क्या है, उसको देख लेंगे। उसके बाद गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग देखेंगे। 4 अनुप्रयोग है जिसमें हम लोग को 3 देखना है। 3 क्या क्या, रेखा के कारण, हाँ एक सीधे तार के कारण हम लोग को देखना है, और एक अनंत समतल चादर के कारण देखना है, और एक क्या देखना है, खोखले गोले। यही 3 हम लोग का मेन है। उसके बाद ये हम लोग का ये हम लोग का पार्ट हम लोग का खत्म हो जाएगा। 2 चार्टों न्यूमेरिकल है, उसके बाद क्लियर है। ठीक, पीडीएफ, पीडीएफ के लिए क्या है, हाँ वो कर देंगे, उसका चिंता मत करो। अच्छा टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना तुम लोग। वैसे तुम लोग का तो मैं कभी बता सकता हूँ। एक काम कर देते हैं, हम लोग क्या करते हैं हर संडे को एक ये रखते हैं, टेलीग्राम में जो भी समस्या होगा तुम लोग को, उसको संडे को तुम लोग मेरे को कभी भी बता देना। संडे को क्या, कभी भी तुम बता देना, मैं उसको सैटरडे या संडे को मैं उसका हल दे दूंगा। इतना मैं कर सकता हूँ तुम लोग के लिए, आप लोग के लिए भी, है ना। आप लोग को किसी भी चीज़ से कोई भी समस्या है कि सर ये समझ नहीं आया, ये समझ नहीं आया, ये क्या है, इसको समझाइए करके, तो आप क्या करना, उसको लिख कर टेलीग्राम में आप भेज सकते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, मैं उसको शनिवार या रविवार इन दोनों बीच में क्या है, छुट्टी वगैरह होता है तो उन दोनों बीच में मैं आपको दे दूंगा उसका क्लियर। ठीक, तो टेलीग्राम वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का चैनल का लिंक, उसका ग्रुप, और उसमें आप लोग जाके ज्वाइन हो जाइए। ठीक, पेपर तुम लोग का बहुत होना है इस बार, फिजिक्स को तगड़ा रखूँगा। क्लियर है इतना? ठीक, और घर में जाके पढ़िए। देखो मैं एक चीज़ बताऊँ, आप कितना भी कोचिंग कर लीजिए या कितना भी ऑनलाइन वगैरह देख लीजिए, घर में जाके अगर आप उसको पढ़ते नहीं हैं तो फिर आप कितना भी कोचिंग करिए, कितना भी ऑनलाइन क्लास देखिए, कोई मतलब नहीं है। तो घर में मेहनत भी जरूरी है, टाइम निकाल के। ऐसा नहीं कि सर बोले हैं तो फिर मरत ले ध्यान देता फिजिक्स ला, ताती हिंदी अंग्रेजी में चाट डाला उड़ूस। तो वैसा भी नहीं करना है हमको, हमको सब सब्जेक्टों को देखना है। ठीक, इसलिए तो मैं तुम लोग को पहले से बोल रहा था 11वीं का गर्मी जो छुट्टी होगा उसमें शुरू के 15-20 दिन रिजल्ट के ना आते तक अच्छे से तुम लोग घूम लो, जहाँ जाना है चल दो। उसके बाद हिंदी इंग्लिश को कंठस्थ तैयारी कर दो। देखो हिंदी इंग्लिश से फ़ायदा क्या होता है, हिंदी इंग्लिश का जो ग्रामर वगैरह है वो तुम लोग का आगे तक वैसे ही रहेगा, सेम टू सेम, बदलेगा नहीं। ऐसे वगैरह थोड़ा बहुत नया देखना पड़ सकता है, बाकी सेम रहेगा। तो जब स्कूल खुलेगा तो तुम लोग का हिंदी इंग्लिश का तो तगड़ा तैयारी हो जा रहेगा ना। तो उस कंडीशन में हम लोग का हिंदी इंग्लिश का जो प्रेशर पड़ेगा हमारे ऊपर वो तो हमारा कम हो जा रहेगा, तो बाकी चीज़ों को अच्छे से ध्यान दे सकते हैं। क्लियर है इतना? तो आज के लिए इतना ही, कल आएंगे तो कल हम लोग देखेंगे आगे, कल के सेक्शन में, कल के वीडियो में हम लोग गॉस प्रमेय का आगे देखेंगे। क्लियर है इतना चीज़? ठीक, आज का क्लास यहीं रखते हैं। गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा।